जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के प्रवास, कारण, प्रकार और उसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्रवास क्या है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारण क्या होते हैं और प्रवास के कितने प्रकार होते हैं और प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रवास, जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन भी कहते हैं, प्रवास जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन या साधारण शब्दों में स्थानांतरण भी कहते हैं। जब लोगों का समुदाय, लोग का समुदाय किसी कारण से, किसी उद्देश्य से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे जगह पर जाकर बस जाता है या रह जाता है, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। जब लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे जगह पर जाकर बस जाता है या रह जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। प्रवास, लोग जो स्थानांतरण करते हैं, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो प्रवास, जो स्थानांतरण करते हैं, जो प्रवास करते हैं, प्रवास के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर प्रवास के दो प्रकार हैं। पहला है उत्प्रवास, दूसरा है अप्रवास। पहला क्या है? उत्प्रवास। दूसरा क्या है? अप्रवास। तो उत्प्रवास क्या है? तो कहता है कि ए कोई जगह है, ध्यान देना है, ए है, एक स्थान है। इस ए स्थान से कोई व्यक्ति छोड़कर बी स्थान पर चला आया। एक जगह है, एक स्थान है, ए जगह को छोड़कर कोई व्यक्ति, मान लो उस व्यक्ति का नाम एक्स है, ए जगह को छोड़कर एक्स नामक व्यक्ति बी स्थान पर आकर चला गया, तो ए स्थान के संदर्भ में एक्स को हम उत्प्रवास कहेंगे। उत्प्रवास क्या है? तो एक्स नामक व्यक्ति ए जगह पर पहले रहता था और ए जगह को छोड़कर बी जगह पर आ गया, तो ए के संदर्भ में एक्स को हम उत्प्रवास के नाम से जानते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर चला जाता है, उस स्थान के संदर्भ में उस व्यक्ति के स्थानांतरण को हम उत्प्रवास कहते हैं और उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति को हम उत्प्रवासी के नाम से जानते हैं। अगला है अप्रवास। क्या है? तो मान लो कि एक से यहां से चला और बी जगह के बस गया। ए से एक्स नामक व्यक्ति चला और बी जगह पर आके क्या हो गया? बस करते, तो कहेंगे अप्रवास। जहां पर जाके बस जाता है उसको हम अप्रवास के नाम से जानते हैं। प्रवास के कई रूप हैं, इसके बारे में, कई कारक, इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी किया था। अब जानेंगे प्रवास की धाराएं कितने हैं, प्रवास के वास्तव में प्रकार कितने हैं। तो आपको बता दें, प्रवास के मूलतः 3 धाराएं या 3 प्रकार हैं। पहला अंतर्राज्यीय प्रवास, दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तीसरा अंतरराज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। प्रश्न है, अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में, एक जिला से दूसरे जिला में, गांव से नगर में या नगर से गांव में बस जाता है,
तो उसे हम अंतःराज्यीय प्रवास, मतलब एक ही राज्य में। जैसे मान लो कोई आदमी बिहार का नागरिक है, कोई व्यक्ति बिहार का नागरिक है, तो बिहार राज्य में ही एक जिला से दूसरे जिला, शहर से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाके अगर बस जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतःराज्यीय प्रवास। मतलब हमने कहा अंतःराज्यीय प्रवास क्या है? तो एक गांव से दूसरे गांव या गांव से नगर की ओर या नगर से गांव की ओर या नगर से नगर की ओर। कहा कि अंतःराज्यीय प्रवास क्या है? तो कोई व्यक्ति गांव से दूसरे गांव में, किसी गांव में घर था, उस गांव को छोड़ दिया, दूसरे गांव में बस गया, लेकिन एक ही राज्य में। गांव से नगर की ओर, गांव में था घर पहले, गांव छोड़ के नगर में जाके बस गया, या नगर में रहता था, नगर से आके गांव में बस गया, या एक नगर से दूसरे नगर में जाके बस गया। तो इस प्रकार का जो प्रवास होगा इसको हम क्या कहेंगे? अंतःराज्यीय, मतलब राज्य के अंदर वाला प्रवास। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास। क्या है अंतर्राज्यीय प्रवास? क्या है? तो कहता है अंतर्राज्यीय, राज्य के अंदर, देश के अंदर। अंतर्राज्यीय प्रवास कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जाना। जैसे बिहार का नागरिक है, दिल्ली में जाके बस गया, दिल्ली का कोई है मद्रास में जाके बस गया। मतलब राज्य को ही, देश एक ही होगा लेकिन देश के अंदर एक राज्य को छोड़कर यदि दूसरे राज्य में चला गया तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। तीसरा कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या है? तो एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा को पार कर दूसरे देश में बस जाना। एक देश की भौगोलिक सीमा, जैसे भारत और चीन के बीच अलग करने वाली रेखा है मैकमोहन, तो मैकमोहन को पार करके चीन में चला गया। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ को पार करके पाकिस्तान में चला गया। एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में जाके बस गया तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास के नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है? एक देश से दूसरे देश में चला जाना। अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में। और अंतर्राज्यीय एक ही राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर की ओर या शहर से गांव की ओर, तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय प्रवास। अब प्रश्न आता है तो प्रवास क्यों? प्रवास क्यों? लोग क्यों प्रवास करते हैं? प्रवास करने के पीछे कारण क्या है? तो आपको बता दें, प्रवास का कारण हो सकता है शिक्षा। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवास करते हैं। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य, अपने बीमारी की इलाज कराने के लिए दूसरे शहर में जाके बस सकते हैं। उस पर सुविधा, अच्छी सुविधा को प्राप्त करने के लिए भी लोग छोटे शहर से बड़े शहर में जा सकते हैं। उसके बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए भी, नौकरी के लिए भी, रोजगार के लिए भी लोग दूसरे शहर में जाके बसते हैं। तो प्रवास क्यों? तो प्रवास इसलिए क्योंकि लोग अच्छा शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है,
उसके प्रवास के लिए जिम्मेवार। लेकिन इन सारे कारकों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे प्रवास क्यों, मतलब प्रवास के कारण अगर कोई पूछ दे आपसे, प्रवास के कारण पर चर्चा करने के लिए बात कर दे कि प्रवास के क्या कारण हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रवास तो सीधा कहता है कि लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, जीवन में अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रवास करते हैं। लेकिन इन सारे कारणों को हम कई वर्गों में बांट कर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रवास के जो कारण हैं इसके कई रूप हो सकते हैं। प्रवास के जो पहला कारण हो सकता है वह नंबर 1 में हो सकता है भौतिक कारक। प्रवास के पहला कारक कौन है? भौतिक कारक। मतलब भौतिक कारक से लोग प्रवास करते हैं। मन में होगा कि भौतिक कारण क्या है? तो इंसान जिस क्षेत्र में रहता है वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहां की जलवायु अच्छी नहीं है, तो अच्छी मिट्टी की तलाश में, अच्छे जलवायु की तलाश में, अच्छे मौसम की तलाश में लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। या ये भी हो सकता है भौतिक कारक में, जहां इंसान रहता है वहां हमेशा बाढ़ आता हो, भूकंप आता हो, ज्वालामुखी विस्फोट आता है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं बार बार घटती रहती हैं। तो इस कारण भी लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। तो ये हो गया भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। प्रवास का जो दूसरा कारक है वह कौन है? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या होगा? तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए उद्योग, परिवहन, संचार, रोजगार, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, मतलब यूं कह सकते हैं एक लाइन में कि अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए अगर अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाके बस जाता है तो उसे हम प्रवास का आर्थिक कारण कहते हैं। उसके बाद सामाजिक कारण। तीसरा क्या है? सामाजिक कारक। सामाजिक कारक की हम बात करते हैं तो कहता है कि व्यक्ति या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहता है कि हम जहां रहे हमारा सोसाइटी, हमारा समाज वहीं रहे। हिंदू चाहता है कि हम हिंदू की बस्ती में रहें, मुसलमान चाहता है कि हम मुसलमान की बस्ती में रहें, ताकि हम अपने परंपराओं का अच्छा तरीके से निर्वहन कर सकें। तो सामाजिक कारक भी, जैसे मुस्लिम का बस्ती है वहाँ 5 हिंदू का घर है, उसे जीवन यापन करने में, रहने में कठिनाई होगी। या पूरे हिंदू की बस्ती है वहाँ 5 मुसलमान धर्म मानने वाले की बस्ती है, तो उसे भी अपने सांस्कृतिक परंपराओं को निर्वाह करने में परेशानी होगी। तो मुसलमान चाहते हैं कि हम मुस्लिम बस्ती में चले जाए और हिंदू चाहते हैं कि हम हिंदू बस्ती में चले जाए। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के इलाके में जो हिंदू थे क्रमशः धीरे धीरे इंडिया में आ गए, क्योंकि इंडिया में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और कुछ मुसलमान भी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए। तो सांस्कृतिक कारक भी प्रवास के लिए जिम्मेवार होती हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारक, प्रवास के लिए और भी कारक है, वह है राजनीतिक कारक। कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, अच्छा राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कारण भी लोग क्या करते हैं कि अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर शहरों में जाके बस जाते हैं, राजधानी में जाके बस जाते हैं, ताकि वह वहाँ पर अपने राजनीतिक आकांक्षाओं, राजनीतिक इच्छाओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब है प्रवास के परिणाम क्या होंगे। प्रवास के कारक तो हो गए, तब होगा प्रवास के परिणाम क्या होगा। प्रवास करने से परिणाम क्या होगा? प्रवास का परिणाम क्या होगा? तो प्रवास के अनेक सारे परिणाम देखे जा सकते हैं। पहला, प्रवास का आर्थिक परिणाम होता है। प्रवास का क्या होगा? आर्थिक परिणाम।
जैसे गांव में नौजवान लोग रहते थे, नौजवान उत्पादक होते हैं, लेकिन रोजगार के तलाश में अगर वह नौजवान गांव छोड़कर शहर में चला जाता है तो उस गांव की स्थिति चरमरा जाती है, भूमि बंजर पड़ जाते हैं, गांव का उत्पादन स्तर क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन प्रवास का एक आर्थिक हमने तो नकारात्मक बोल दिया, सकारात्मक भी होगा कि नौजवान अगर अपने गांव को छोड़कर शहर में चल जाते हैं, विदेशों में चल जाते हैं, तो वहाँ से वह विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ हो जाती है, देश की स्थिति में भी सुधार लाने का काम करते हैं। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। प्रवास का सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। प्रवास के क्रम में कोई व्यक्ति अपनी सोसाइटी को छोड़कर किसी अलग सोसाइटी में, अलग परंपरा में जाके बस जाते हैं, तो वहाँ पर उनके सोसाइटी का ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो प्रवास के सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। इसके बाद जनसांख्यिकीय प्रभाव। अगर लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर जाता है तो जहाँ से जाता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व हट जाता है, और जहाँ जाके बस जाता है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो प्रवास से जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होता है, और पर्यावरणीय भी। लोग गांव छोड़कर अगर शहर में चल जाते हैं तो गांव में जहाँ एक और स्वच्छता आती है, वहीं शहर में गंदगी का भरमार हो जाता है। तो ये था प्रवास, उसके कारक और उसके परिणाम। कल हम लोग भारत के संदर्भ में मानव विकास पर चर्चा करेंगे कि मानव विकास क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, और विश्व के संदर्भ में, पुनः इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे, कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम होगा मानव विकास। धन्यवाद।